Hello guys, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's class, that is Japanese civil services. Today we will learn about civil services in Japan, how it is recruited, how they are promoted, how they are trained, which institution train them. So इस सब के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस में दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक या दो एमसीक्यू जरूर आता है। सो आप लोग अच्छे से फोकस करिए आज के वीडियो लेक्चर में और साथ साथ अपना शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोग को हेल्प मिले, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग कवर कर सके। सो आज का टॉपिक जो है हमारा जापानीज सिविल सर्विसेज है। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो हम लोग देखते हैं कि जो मीजी रिस्टोरेशन था जो कि 1868 में हुआ था, उससे पहले जापान में फ्यूडल सिस्टम था। क्या था? फ्यूडल सिस्टम जिसमें कि जो डेमो कम्युनिटी के लोग थे, क्या थे, उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा था, बहुत रिच थे, वेल्थी थे, तो उन्हीं का शासन चलता था। बेसिकली क्या था? आर्मी गवर्नमेंट था। तो उसमें जो लोग थे, जो थे शोगुन कम्युनिटी के थे, वही क्या थे? वॉरियर थे। वही क्या थे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। तो चीज़ें क्या थी, एक आप देख सकते हो मेरिट बेस्ड चीज़ें नहीं थी। क्या था? एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ही ओनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती थी। बेसिकली अभी के टाइम जैसे हम उनको ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते थे, उस समय उनको क्या बोला जाता था? उनको शोगुनेट बोला जाता था। तो इससे क्या हुआ कि देखा गया कि एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी के लोग थे, वही क्या थे? वॉरियर थे, वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। तो बेसिकली जो शोगुनेट लोग थे, शोगुन थे, वो क्या थे? उस समय जो फ्यूडल टाइम था, डेम्यो के टाइम, वो लोग ही क्या करते थे? एज ए ब्यूरोक्रेट काम करते थे, बट उनको ब्यूरोक्रेट नहीं बोला जाता था, उनको स्पेशल शोगुन का टाइटल दिया गया था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे मीजी रिस्टोरेशन हुआ तो जो रियल पावर था वो एम्परर के पास गया, और चीज़ें क्या हुआ, जो मेरिट बेस्ड चीज़ें हो गई। जो सिविल सर्वेंट से एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लोग थे, वो क्या हुआ? मेरिट बेस्ड चीज़ें होने लगा। तो उसी को हम देखेंगे आज डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। सी द जापानीज सिविल सर्विस अंडरवेंट अ बेसिक चेंज आफ्टर द मीजी रिस्टोरेशन इन 1868 एंड इट वाज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग जर्मन लाइंस। देखिए, अब जो वहाँ का सिविल सर्विसेज था अलॉन्ग जर्मन लाइंस के बेस पे बना। जर्मन लाइंस मतलब कि जर्मनी के जो थे हमारे मैक्स वेबर जी, उन्होंने आइडियल ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था, आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। तो आइडियल ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हमारे होंगे वो रिक्रूट किए जाएंगे बेस्ड ऑन मेरिट। अपने मेरिट के अकॉर्डिंग क्या किए जाएंगे? रिक्रूट किए जाएंगे। उनका एक हियरार्की होगा, उनका एक लाइन ऑफ कमांड होगा, एक स्किलर प्रोसेस होगा। मतलब जो मैंने आप सबको बताया था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी पढ़ा था, उसमें सारे एक एक फीचर्स बता दिए हैं कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी का क्या फीचर्स होता है, वो क्या, उसका क्या मतलब होता है। तो वही बेसिकली जो चीज़ें होती है उस लाइन पे, जो जर्मन लाइंस का जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी था, उसके लाइन पे हमारा जो जापान का सिविल सर्विसेज क्या हुआ? चेंज हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ। सो इट वाज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग द जर्मन लाइन, दैट इज बेबरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेबरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है कि जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है, जिसमें मतलब कि सिविल सर्वेंट का जो रिक्रूटमेंट होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, उनका प्रमोशन होगा, उनका एक स्ट्रक्चर होगा, पेन लेवल होगा, और जो चीज़ें होंगी वो ऑर्गेनाइज होंगी बेस्ड ऑन रूल एंड रेगुलेशन होगा। उसको बोलते हैं आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसे बोलते हैं बेबरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो द सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी इन द मॉडर्न सेंस ओज इट्स ऑरिजिन इन जापान टू द मीजी रिस्टोरेशन। सो अगर हम बोले कि जो जापान में मॉडर्न सिविल सर्विसेज है, उसका ऑरिजिन मीजी रिस्टोरेशन से होता है। In the early year of Meiji era, the civil servant were appointed on the basis of patronage consideration। जो कि मैंने आपको बताया था, जो अर्ली इरा में मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था, जब डेमो वगैरह का राज था, तो उसमें क्या था? जो सिविल सर्वेंट वो पैट्रोनज कंसिडरेशन पे अपॉइंट होते थे। मतलब कि ओनली एक ही समुदाय के लोग रहते थे, और उनका फेवर जो डेमो के मतलब लॉयल होते थे, उन्हीं लोग का रिक्रूट किया जाता था। सो इट वाज इन 1885 दैट द मेरिट प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट वाज अडॉप्टेड। सो इन 1885 मेरिट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन जापान। सो राइट डाउन दिस पॉइंट।
एमसीक्यू हो सकता है कि मेरिट सिस्टम कब अडॉप्ट किया गया था, जो कि मेरिट प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट जापान में, तो आंसर शुड बी 1885। सो राइट डाउन द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट वाज हेल्ड इन 1887। ये लाइन आप लोग पूरा राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू बेस्ड है, कि जो मेरिट प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट वाज अडॉप्टेड इन 1885 एंड फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन 1887। देखिए जो 2 साल बाद पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था। और इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सी हाउएवर द जापानीज सिविल सर्विस स्टिल ड्रीव लेजिटिमेसी फ्रॉम द एम्परर एंड नॉट फ्रॉम द पीपुल। देखिए जो वहाँ के सिविल सर्वेंट होते हैं अपनी लेजिटिमेसी जो वहाँ के राजा होंगे उनसे अपना क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ना कि पीपुल से। एंड द bureaucrats was officially viewed as a chosen servant of the emperor and not as a public servant। जैसे देखिए हम लोग अपने यहाँ जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो भी सरकारी सर्वेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। बट जापान में क्या है, मेरिट बेस्ड चीज़ें तो है, मॉडर्न सिविल सर्वेंट तो है, बट हम वहाँ बोलेंगे जो सिविल सर्वेंट होंगे उनको बोलेंगे ब्यूरोक्रेट का, इम्परर का, सर्वेंट ऑफ द इम्परर, नॉट द पब्लिक सर्वेंट। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा लेजिटिमेसी और अपनी सारी लॉयल्टी किसके लिए रहेगा, इम्परर के लिए रहेगा। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू इम्परर नॉट टू द पीपल। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज 1945 टू 1952, जो कि सिविल जो वर्ल्ड वॉर हुआ था यूएस के साथ, तो क्या हुआ था, यूएस का जो ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज हो गए थे, तो वहाँ पे क्या था, जो कि ट्रेड अलियंस चला था जिसका सुप्रीम कमांडर मैकआर्थर जी थे। तो उसके बाद उसके थ्रू क्या हुआ, उन्होंने वहाँ के जापानीज सिविल सर्विस का क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म द जापानीज सिविल सर्विसेज अलोंग द अमेरिकन लाइंस। मतलब कुछ कुछ चीज़ें क्या हुआ, क्योंकि अमेरिका का सुप्रीम कमांडर था तो सिविल सर्विसेज को क्या किया, थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया अपने, मतलब अमेरिकन सिविल लाइन से। दे डेमोक्रेटाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड, रेशनलाइज्ड एंड प्रोफेशनलाइज्ड द सिविल सर्विसेज इन जापान। In 1946, the United States Personal Advisory Mission was sent to Japan to study the existing civil services system and suggest remedial measures। देखिए 1946 में यूनाइटेड स्टेट पर्सनल एडवाइजरी मिशन को जापान में भेजा गया कि जापान में जाइए और वहाँ का जो एग्जिस्टिंग जो सिविल सर्विसेज है उसको स्टडीज कीजिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको सही करने के लिए कुछ हमें रिकमेंडेशन दीजिए। On the basis of its recommendation, the National Public Service Law was enacted by the Diet in 1947। देखिए अब जो यूनाइटेड स्टेट पर्सनल एडवाइजरी मिशन वहाँ पे भेजी गई थी स्टडीज के लिए, उन्होंने क्या किया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से स्टडीज किया और अपना एक रिकमेंडेशन दिया कि नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ वाज इनेक्टेड। मतलब कि उसके रिकमेंडेशन पे वहाँ का जो डाइट था, पार्लियामेंट था, एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ, जो कि 1947 में इनेक्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है, आप लोग प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ किस ईयर में मतलब इनेक्ट हुआ था, तो डाइट के द्वारा, वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा 1947 में क्या हुआ था, इनेक्टेड हुआ था। और वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, यूनाइटेड स्टेट पर्सनल एडवाइजरी मिशन के रिकमेंडेशन पे वहाँ का पार्लियामेंट ने क्या बनाया था, नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ बनाया था। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ रेगुलेटिंग द सिविल सर्विसेज इन जापान। और ये जो लॉ था जो वहाँ का सिविल सर्विसेज के रेगुलेशन के लिए बनाया गया था, मतलब कि जो कमियां है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इट सीक्स टू मॉडल द जापानीज सिविल सर्विसेज आफ्टर द अमेरिकन वन। द मैकआर्थर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 चेंज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस इन जापान। इट मेड द फॉलोइंग प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। अब देखिए जो मैकआर्थर का कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1947 में एडॉप्ट हुआ था, आप लोग को पता है, तो क्या किया था, जो वहाँ का सिविल सर्वेंट था उसको, सिविल सर्विसेज था उसको टोटली बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, देखते हैं वो क्या है। सी फर्स्ट, ऑल पब्लिक ऑफिशियल आर सर्वेंट ऑफ द ओल कम्युनिटी एंड नॉट ऑफ एनी ग्रुप देयर ऑफ आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 में बताया गया है। देखिए जो मीजी रिस्टोरेशन हुआ था 1868 के बाद, देखिए हमारा क्या हुआ था, सिविल सर्विसेज तो मॉडर्नाइज हो गया था, बट सिविल सर्वेंट क्या थे,
सर्वेंट ऑफ इम्परर थे, नॉट द पीपुल। बट जो मैकआर्थर के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो 1947 में अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद वहाँ और ज़्यादा चेंजेस हुआ। जो हमारे इम्परर के सर्वेंट होते थे वो क्या हुआ, पब्लिक सर्वेंट हुए, ऑल कम्युनिटी के लिए हुए, नॉट फॉर इम्परर। और वो किसमें है, आर्टिकल 15 में है। सेकेंड, एवरी पर्सन में sue फॉर redress as provided by law from the state or public entity in case he has suffered damage through illegal act of any public official। आर्टिकल 17 में बताया गया है प्रोविजन। देखिए, इसका मतलब होता है कि स्यू का मतलब होता है कि लीगल प्रोसीडिंग करा सकता है। अगर कोई भी मतलब पर्सन या कोई भी ग्रुप किसी भी पब्लिक एंटिटी से क्या हो, कुछ उसको डैमेज होता है, कुछ परेशानियां सफर करती है, तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट में एक लीगल लॉ प्रोसीडिंग चलवा सकता है। हमारा आर्टिकल 17 में मेंशन है। And thus the new constitution has made the civil service in Japan an instrument of government under the democratic political system। अब देखिए, जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो वहाँ का सिविल सर्विसेज है वो गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, जो कि हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। सो वन मेजर ट्रेंड इन द सिविल सर्विस ऑफ जापान हैज बीन एन इनोमरस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। अब देखिए, अब चीजें तो धीरे धीरे क्या हुई, सुधर रही है, धीरे धीरे क्या हुआ, रिफॉर्म्स आ रहे हैं। बट टाइम के साथ जो पब्लिक ऑफिशियल थे, उनका संख्या, उनका पॉपुलेशन, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, पब्लिक ऑफिशियल थे, उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती गई। देखिए, फ्रॉम 1942 टू 1965, 1940 से 1945 के बीच, 1965 के बीच, द इंक्रीज वाज 7 फोल्ड। इन द 1965 द नंबर ऑफ सिविलियन ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज मोर देन 16 लाख। सोच सकते हैं आप, उतने ही साल में 16 लाख हो गए पॉपुलेशन पब्लिक ऑफिशियल का। तो आप सब समझ सकते हो कि मैनेज करना भी कितना ज़्यादा कठिन होगा, कितना हार्ड होगा। टू डील विद एक्सपेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन। अब देखिए, उनको डील करने के लिए क्या हुआ, फॉलोइंग मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं, उनको देखते हैं एक के। द डाइट इनेक्टेड इन 1969 द टोटल स्टाफ नंबर लॉ। सी ए नंबर लॉ क्या होता है, मतलब कि जैसा जो भी मिनिस्ट्रीज है उसके अकॉर्डिंग सारे लोगों का क्या होगा, काउंटिंग होगी और उस हिसाब से रखे जाएंगे। सी द टोटल स्टाफ नंबर लॉ स्टिपुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कवरिंग ऑल मिनिस्ट्रीज, कमीशंस एंड एजेंसीज। विदिन दिस लिमिट द गवर्नमेंट कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑफिशियल इन ईच मिनिस्ट्री, कमीशन और एजेंसी। देखिए, टोटल स्टाफ नंबर लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सारे जो मिनिस्ट्रीज में उसमें कितने ऑफिशियल्स हैं, कमीशन जो है उसमें कितने ऑफिशियल्स है, एजेंसी है उसमें कितने ऑफिशियल है, सारों का क्या हुआ, एक काउंटिंग हुआ, ताकि मिनिस्ट्री अपना क्या कर सके, गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सके कि कितने ऑफिशियल्स हैं किसी भी मिनिस्ट्रीज, कमीशन या एजेंसीज में। देन उसके बाद क्या होगा, द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द नेशनल पर्सनल कर्टलमेंट प्लान टू कट बैक द साइज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। अब उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा नेशनल पर्सनल कर्टलमेंट प्लान, मतलब कि जो डाउन साइजिंग मीन्स जो कि ऑफिशियल को क्या हुआ, कम करना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, ताकि ज़्यादा संख्या ना हो और थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सके। तो ये क्या हुआ, प्लान एडॉप्ट किया ऑफिशियल। एज अ रिजल्ट ऑफ द एबव मेजर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन जापान हैज लेवल्ड ऑफ इन द रिसेंट ईयर। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, जो लेवल हो गया, मतलब बैलेंस में हो गए स्टाफ, सारे जो गवर्नमेंट के स्टाफ थे। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन जापान इज द स्मॉलेस्ट व्हेन कंपेयर टू द अदर मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, डाउन साइजिंग मतलब नेशनल पर्सनल कर्टेलमेंट प्लान को इन्होंने अडॉप्ट किया, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने क्या क्या ऑफिशियल को धीरे धीरे कम करते गए। तो क्या हुआ, रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑफिशियल्स हैं वहाँ के जापान में, जो कि अदर कंपेयर करें अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंसों से, तो क्या हो गया, जो ऑफिशियल है वहाँ पे बहुत लिमिटेड है, बट क्या इफेक्टिव वे में है। सो फॉर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वर अपॉइंटेड इन द जापान। दे आर, अभी तक देखिए 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अपॉइंट किए गए हैं जापान में, जो कि हैं, देखिए कौन कौन से। फर्स्ट, प्रोविंशियल कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इट वाज सेट अप इन 1962 एंड वाज मॉडल्ड ऑन द सेकेंड हुअर कमीशन ऑफ 1955 ऑफ द यूएस। देखिए, पहला जो है कमीशन वो है फर्स्ट प्रोविंशियल कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रोविजनल कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो कि 1962 में अडॉप्ट किया गया था, जो इसका मॉडल था हुअर कमीशन, जो कि यूएस का है, 1955 के बेस्ड ऑन है। एंड सेकेंड देखिए क्या है, प्रोविजनल कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इट वाज सेट अप इन 1981। देखिए, पहला 1962, दूसरा 1981 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टोशियो डोको।
ये तो रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का जापान में कैसा है। अब देखते हैं कि वहाँ का जो सिविल सर्वेंट को जो रिक्रूट करती है, जो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, वो कौन सी है, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट का काम, सारा जिम्मेदारी किसकी है। सी, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। सेंट्रल पर्सनल एजेंसी बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन होता है जो ये सारा काम करती है, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ये सारे काम करती है सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। बट सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन है, ये तो हो गया नाम, मतलब जो रिक्रूट करता है उसका नाम हो गया, बट कौन सी एजेंसी है कि स्पेसिफिक एजेंसी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सी, द नेशनल पर्सनल अथॉरिटी, एनपीए। एनपीए नेशनल पर्सनल अथॉरिटी। देखिए ये दिसंबर 25 वाले सेशन में एमसीक्यू आया था कि जापान में सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन है, जिसमें मैं अपीयर हुआ था, जिसमें मैं क्वालिफाई भी हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था एनपीए, सीधा एमसीक्यू आया था, एकदम फैक्चुअल मान लो, तो सीधा फैक्ट ही तो है। अगर आपको पता है कि सेंट्रल पर्सनल एजेंसी जापान में एनपीए है, नेशनल पर्सनल अथॉरिटी, तो एकदम बस सिंपल सा आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो ये एमसीक्यू आया हुआ है, आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा। सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, द नेशनल पर्सनल अथॉरिटी, एनपीए इज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी इन द जापान। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कर करके बताइए यूएस का कौन है, यूके का कौन है, और फ्रांस का कौन है सीपीए, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, ताकि आप लोग को आइडिया रहे ना। हर बार तो जरूरी थोड़ी है कि जापान का ही पूछे, अब बदल बदल के पूछेगा। आपके सिलेबस में जितने भी कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सारों का आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन है, बजटरी एजेंसी कौन है, रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन है, ये सब चीज़ों का आइडिया रहनी चाहिए, ताकि आप लोग को कभी भी कोई भी पूछे तो वहाँ का थोड़ा सा आप जनरल बैकग्राउंड बता सकेंगे। So start. The National Personal Authority (NPA) is the central personal agency in the Japan. It was established in 1949. देखिए मैकर्सर कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब आया था, 1947 में, बट उसके 2 साल बाद आपका सेंट्रल पर्सनल एजेंसी अडॉप्ट किया गया था। सी, इट वाज स्टेबलाइज इन 1949 अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ ऑफ 1947। देखिए जो वहाँ का डाइट ने नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ इनेक्ट किया था 1947 में, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमारा एनपीए, नेशनल पर्सनल अथॉरिटी, स्टेबलाइज किया गया था। और ये जो नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ ऑफ 1947 किसके अकॉर्डिंग बना था, अंडर रिकमेंडेशन ऑफ यूएस का, जो यूएस का एडवाइजरी बॉडी वहाँ के लिए स्टडी के लिए भेजा गया था, उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बेस पे जापान के डाइट ने नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ बनाया था 1947 में। और इसी के प्रोविजन, देखिए इस लॉ में प्रोविजन दिया गया है कि एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी होनी चाहिए, तो उसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमारा नेशनल पर्सनल अथॉरिटी एनपीए, जो कि 1949 में 1949 में स्टेबलाइज किया गया है। दज इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो क्रिएट किया गया नहीं है एनपीए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दिया गया हो कि एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी होनी चाहिए, तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं था। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर तो देख लिया है, बट ये जो कि लॉ में देखिए नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ जो कि 1947 है, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग बना गया है, तो इसलिए क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी दैट इज इट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द डाइट एंड द कैबिनेट। अब देखिए क्या एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि इसका एक फंक्शन अलग से दिया गया है, ना कि इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट है डाइट से और कैबिनेट वगैरह से, इंडिपेंडेंट है इसका फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑटोनोमस बॉडी। इट एडमिनिस्ट्रेटर्स द नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ एंड द लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द सिविल सर्विस इन जापान। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो सिविल सर्विस का मैनेजमेंट देखना है जापान में। द एनपीए इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द यूएसए। अब देखिए यूएसए के मॉडल पे बनाया गया है एनपीए। इन फैक्ट इट इज मॉडल्ड आफ्टर द सिविल सर्विस कमीशन ऑफ द यूएसए विच वाज एबोलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द ऑफिस ऑफ पर्सनल एंड मैनेजमेंट इन 1978। देखिए यूएस का आप लोगों को पता होगा, अगर लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, तो यूएस में पहले कौन करता था रिक्रूटिंग एजेंसी था, सिविल सर्विस कमीशन, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया था ओपीएम। यूएस में हमारा अभी रिसेंट में जो सीपीएस सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, वो है ऑफिस ऑफ पर्सनल एंड मैनेजमेंट, जो कि 1978 में क्रिएट किया गया था। उसने सीएससी सिविल सर्विस कमीशन को रिप्लेस किया था। तो इसी बेस पे भी हमारा जो एनपीए नेशनल पर्सनल अथॉरिटी जापान में है, इसी बेस पे है, ऑफिस ऑफ पर्सनल एंड मैनेजमेंट। सी, इट्स अ काउंटर पार्ट इन इंडिया लाई इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अब देखिए हमारे यहाँ अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं एनपीओ को, अगर
एनपीओ को अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो अपने यहाँ कंबाइन में होगा, जो हमारा कंबाइन फंक्शन करता है, जैसे यूपीएससी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है वो दोनों का अगर हम फंक्शन मिला के देखें तो एनपीए अकेला करता है। अब देखिए यूपीएससी हमारा क्या है, रिक्रूटिंग एजेंसी, बट उनका अपॉइंटमेंट ये सब सारा डिसिप्लिनरी एक्शन मैनेजमेंट कौन सा देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल देखता है। और यूपीएससी ओनली क्या करता है, रिक्रूट करता है, मतलब कि एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराता है। बट अगर आप इन दोनों के फंक्शन को कंपेयर कर मतलब ऐड करके देखेंगे कंपेयर बेसिस पे, तो एनपीए दोनों अकेले करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट्स लाई इन द कॉम्बिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. In other words, the function performed by the two Indian agencies are performed in Japan by the NPA alone. See, like the former US Civil Service Commission, the NPA is the 3-member body. अब देखिए NPA क्या है, NPA बेसिकली 3-member body है। NPA 3-member body है। ए प्रेसिडेंट एंड 2 कमिश्नर, क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होंगे, ए प्रेसिडेंट और 2 कमिश्नर होंगे, कमिश्नर 1 कमिश्नर 2, तो 3-member बॉडी है हमारा एनपीए। नो 2 कमिश्नर कैन बी मेंबर ऑफ द सेम पॉलिटिकल पार्टी और ग्रेजुएट्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी। अब देखिए कंडीशन है यहाँ पे, जो आपने देखा है कि 2 कमिश्नर है, कमिश्नर 1 एंड कमिश्नर 2, इनमें भी क्या है, इनमें भी क्लॉज है कि दोनों क्या होंगे, सेम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होने चाहिए, सेम स्कूल या ग्रेजुएट कॉलेज से नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग कॉलेज या पार्टी से होने चाहिए। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर इज 4 ईयर। देखिए कमिश्नर का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा 4 ईयर्स होगा, एंड ही कैन बी रीअपॉइंटेड, हाउएवर द कैन नॉट रिमेन इन ऑफिस कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 ईयर्स। देखिए जो कमिश्नर का ऑफिस का टर्म है 4 वर्ष है, और क्या होते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं और मैक्सिमम 12 ईयर तक रह सकते हैं। The NPA is charged with the responsibility of introducing democratic methods, providing scientific personnel management and creating a job classification system. Its function include the following. अब देखिए एनपीए का क्या है, एनपीए का बेसिकली डेमोक्रेटिक मॉडल को क्या करता है, क्रिएट करता है, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक पर्सनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं जो कि एनपीए परफॉर्म करता है। लेट्स सी, कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम, देखिए जो हमारा यूपीएससी करता है। डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग पोजीशन क्लासिफिकेशन प्लान, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, देखिए ट्रेनिंग भी देता है जो कि अपने यहाँ लबासना करता है। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, प्रमोशन देखिए जो हमारा मिनिस्ट्रीज करती है वो भी प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट एनपीए ही करता है। एग्जामिनिंग एंड रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, देखिए डिपार्टमेंट डीएपीआरजी जो हमारा करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक कमीशन वाला जो काम है। Maintenance of discipline, public service, recommending on compensation and other service conditions, setting up procedures and standards on various aspects of personal administration, maintenance of fairness in personal administration. देखिए these are the functions performed by NPA. Just go on through by the book of M. Lakshmikant. The NPA submit an annual report on its activities on the activities to the diet and the cabinet. अब देखिए जो NPA होगा अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट, वहाँ का पार्लियामेंट जो डाइट है उसको और जो कैबिनेट है उसको क्या करेगा, सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट, अपने जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसका एनुअल एक्टिविटीज है उसको एनुअल बेसिस पे अपने रिपोर्ट को डाइट एंड कैबिनेट को पास करेगा। Apart from NPA, the following 3 agencies are also involved in the management of civil service in Japan. देखिए apart from NPA, there are 3 other agencies which act the management of the civil service in Japan. Let's see which are these. First one is a Prime Minister Office, PMO. Second one is a Management and Coordination Agency set up in 1984. राइट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी जो कि 1984 में सेटअप किया गया था, ये भी क्या है, मैनेजमेंट देखता है सिविल सर्वेंट का। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंड प्रोविजनल कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, देखिए वहाँ पे जो कमीशंस थे आपको पहला बताया था, पहला एंड दूसरा, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला है, सेकेंड प्रोविजनल कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के थ्रू। एंड थर्ड वन इज ब्यूरो ऑफ बजट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए फाइनेंस के लिए क्या है, ब्यूरो ऑफ बजट। नाउ सी द क्लासिफिकेशन देखते हैं। द नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ डिवाइड्स द नेशनल पब्लिक सर्विस इनटू द स्पेशल सर्विस एंड रेगुलर सर्विस। देखिए अब अगर हम सिविल सर्वेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो हमारा नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ है जो कि 1947 1947 में इनेक्ट हुआ था, उसके प्रोविजन में देखें तो उन्होंने क्या किया था,
जो सिविल सर्वेंट को बेसिकली दो भागों में बांटा था, डिवाइड इनटू टू, दैट इज स्पेशल सर्विस एंड रेगुलर सर्विस। और दो में कौन कौन से हैं? स्पेशल सर्विस एंड रेगुलर सर्विस में डिवाइड किया है। द स्पेशल सर्विस इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कमिश्नर ऑफ द एनपीए, ऑडिटर्स ऑफ द ऑडिट बोर्ड, पार्लियामेंट्री वाइस मिनिस्टर, हाई ऑफिशियल्स ऑफ द इंपेरियल हाउस होल्ड, मेंबर्स ऑफ द डाइट, पर्सनल ऑफ द सेल्फ डिफेंस एजेंसी, जजेस, एम्बेसडर्स एंड ऑल सच पोजीशंस द अपॉइंटमेंट्स ऑफ विच रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द डाइट। अब देखिए अगर स्पेशल सर्विसेज में कौन कौन से आएंगे, देखिए जितने टॉप पोजीशंस हैं और जिनके अपॉइंटमेंट के लिए हमें डाइट का अप्रूवल चाहिए, वो सारे हमारे आएंगे स्पेशल सर्विसेज में। इन ब्रीफ इट इंक्लूड इलेक्टिव, पॉलिटिकल, जुडिशियल, डिफेंस, इंपेरियल एंड डिप्लोमेटिक पोजीशन। अगर आप देख रहे हैं, अगर देखिए प्राइम मिनिस्टर तो क्या है, हमारे इलेक्टिव बॉडी हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्टिव बॉडी हैं, इंपेरियल हाउस होल्ड सारे इलेक्टिव, मेंबर्स ऑफ द डाइट, पर्सनल ऑफ द सेल्फ डिफेंस एजेंसी। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो स्पेशल सर्विस में है उसमें इलेक्टिव, पॉलिटिकल और सारे जुडिशियल, इंपेरियल, डिप्लोमेटिक पोजीशन सब कोई इंक्लूड है, मिक्स है, ऐसा नहीं है ओनली ब्यूरोक्रेट्स है, सारे लोग हैं। नाउ सी इन रेगुलर सर्विसेज। द रेगुलर सर्विस on the other hand comprises of all position of the national public service other than those in the special services। अब देखिए जो यहाँ पे सारा डिफाइन किए गए हैं कि कौन कौन सा स्पेशल सर्विसेज में, अगर उनको छोड़ के बाकी सारे जो सर्वेंट्स आएंगे, सारे पोजीशन होल्डर आएंगे, वो सब आएंगे आपके रेगुलर सर्विस में आएंगे। In other words, it includes the administrative and clerical personnel of the national government. These persons enter the service by competitive examination on a standard contract with a fixed tenure. Hence, the term civil service or public service in Japan, in the real sense, refer to the regular service only. अगर हम बोलेंगे सिविल सर्विस, अगर टर्म सिविल सर्विस बोलेंगे तो जापान में अगर रियल सेंस में अगर देखा जाएगा तो वो रेगुलर सर्विस को इंडिकेट करेगा, ओनली रेगुलर सर्विस को। स्पेशल सर्विस में देखिए हमारे कुछ इलेक्टिव बॉडी भी आ जा रहे हैं, सारे आ जा रहे हैं, और कुछ अपॉइंटमेंट वाले आ जा रहे हैं, बट अगर सिविल सर्वेंट देखेंगे तो शुरू में वो क्या होंगे, रेगुलर सर्विस में ही रहेंगे। मोर ओवर द नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ इज इसेंशियली कंसर्न विद द रेगुलर सर्विस। अब हमारा जो नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ है जो कि 1947 में आता है, वो बेसिकली रेगुलर सर्विस से कंसर्न है। The civil service position in Japan are classified for the purpose of salary administration into the following 16 services। देखिए अब जो बेसिकली अगर सैलरी के बेस में अगर देखें तो हमारा जो सिविल सर्विस है वो 16 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे 16 कैटेगरीज है, उसको बेसिकली बताया गया है कौन कौन से हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2, पब्लिक सिक्योरिटी सर्विसेज लाइक वाइज पूरा दिया गया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट वन है डेजिग्नेटेड सर्विस, ये डेजिग्नेटेड सर्विसेज हैं, उनको बोला गया द लास्ट वन दैट इज डेजिग्नेटेड सर्विस कंसिस्ट ऑफ द टॉप पोस्ट। ये सारे टॉप पोस्ट वाले हैं डेजिग्नेटेड वाले इन द गवर्नमेंट, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस मिनिस्टर, ब्यूरो हेड्स, कमीशन सेट, एजेंसी हेड्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हेड, यूनिवर्सिटी हेड्स एंड हेड ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन। इट कैरीज द हाईएस्ट रिम्यूनरेशन इन जापान। और इनके क्या है, इनकी रिम्यूनरेशन जो सैलरीज वगैरह, पेपर्स, अलावेंसेज वगैरह हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के होंगे डेजिग्नेटेड सर्विसेज वालों का। और ये डेजिग्नेटेड सर्विसेज वाले क्या होंगे, सारे जो एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज है, इनके हेड्स होंगे। नाउ सी द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इन जापान, रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विस इज द बेस्ड ऑन द ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एनपीए। अब देखिए जो सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट होगा वो ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होगा, ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, जो कि एनपीए कंडक्ट करेगा। इट फॉरवर्ड्स द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट टू द मिनिस्ट्रीज ऑफ द फॉर अपॉइंटमेंट। अब देखिए जो कैंडिडेट क्या होंगे, सिलेक्टेड होंगे। एनपीए जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उस एग्जाम में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट एनपीए किनको भेज देगा, मिनिस्ट्रीज को भेज देगा फॉर अपॉइंटमेंट। The individual ministries also interview the candidate before making final selection from the list। अब देखिए जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज होगा वो क्या करेगा, अपना एक फाइनल इंटरव्यू लेगा बिफोर अपॉइंटमेंट। The NPA administers every year 16 competitive examination to recruit staff for 3 levels, higher, middle and lower services के लिए। अब देखिए जो बेसिकली क्या होता है, एनपीए क्या करता है, 16 कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, जिसमें जो कि 3 लेवल में है। कौन कौन से, हायर, मिडल एंड लोअर लेवल सिविल सर्विसेज को। ऑफ ऑल द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन जापान, द प्रिंसिपल सीनियर ए क्लास इंट्रेंस एग्जामिनेशन इज द मोस्ट
प्रेस्टिजियस। देखिए अब जो सारे लेवल के जो एग्जाम आप लोगों ने देखा है उसमें एक होता है प्रिंसिपल सीनियर ए क्लास इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस मतलब सबसे टॉप लेवल का एग्जामिनेशन यही है। और इससे जो सबसे सुपेरियर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के अपॉइंटमेंट किए जाते हैं पर्सनल, उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। सी इट्स सक्सेसफुल कंस्टिट्यूएट अ सुपेरियर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास एंड आर कॉल्ड एज ए कैरियर मैन। देखिए अब जो इससे रिक्रूटमेंट होंगे उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कैरियर मैन। आर एलियोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म आ सकते हैं। देखिए मैंने आप लोग को हर एक वीडियो लेक्चर में बताता हूँ कि अगर आप इसे कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आपको थोड़ा सा यूनिक लगे, थोड़ा सा वर्ड लगे कि नहीं ये थोड़ा सा अलग अदर देन इंग्लिश है या तो कुछ यूनिक सा टर्म है, तो उसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। वो एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होता है। अब यही तो पड़ेगा, आप अगर इतना पूरा पैसे देख रहे हैं सब में क्या है इंग्लिश वर्ड लिखा है, बट कैरियर मैन और एलियोट्स का दिया हुआ है, इसमें अलग है, इसका पूछ लेगा बेसिकली इसका क्या मतलब है। तो कैरियर मैन कौन है, बेसिकली कैरियर मैन कौन है, सीनियर सीनियर ए क्लास के जो पर्सनल है जापान में, उनको बोला जाता है कैरियर मैन और एलियोट्स। दिस कैटेगरी कैन बी कंपेयर टू द आईएएस। देखिए अब ये जो कैरियर मैन है और एलियोट्स है उनको अपने यहाँ आईएएस से कंपेयर किया जाता है इन और कंट्री, बट देयर इज अ डिफरेंस। उसके अलावा भी क्या है डिफरेंस है। सी देखिए अपने यहाँ जो आईएएस है उनको क्या होता है कि मिनिस्ट्री अलग अलग करते हैं, कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उनको भेज दिया जाता है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, ऐसे मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही मिनिस्ट्री में हो, उनको मिनिस्ट्री चेंज किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट को के लिए। बट जो हमारे जापान में कैरियर मैन और एलियोट्स हैं उनका क्या है, वो पूरे अपने लाइफ में एक ही मिनिस्ट्रीज में रहेंगे शुरू से अंत तक। यही यहाँ पे बेसिकली बताया गया है डिफरेंस। बेसिकली है वही जो आईएएस है अपने यहाँ, वही जापान में कैरियर मैन और एलियोट्स है, बट थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि वो पूरी लाइफ अपनी एक ही मिनिस्ट्रीज में रहेंगे। सी इन जापान द कैरियर मैन ज्वाइन अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री एंड कंटिन्यू टू स्टे इन द सेम मिनिस्ट्री all his life, whereas in India an IAS officer can move from one ministry to another. That is the difference between career men in Japan and IAS in India. Basically both are the same administrative post, senior class A post, but slightly different regarding their nature of job performed by them. The principal senior A class इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। देखिए जो वहाँ का सीनियर ए क्लास इंट्रेंस एग्जाम है बेसिकली 2 स्टेज में होता है। जो पहला हमारा है प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे, एंड मेंस एग्जामिनेशन रिटन एज वेल एज ओरल वगैरह सारा वही होगा। देखिए एग्जाम का पैटर्न है कैसे किया जाता है। 5 more पॉइंट नीड टू बी नोटेड रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस इन जापान। अब देखिए कुछ यहाँ पे बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड राइट डाउन 5 points regarding recruitment to the civil services in Japan. So first one is the foreign service recruitment examination is not administered by the NPA but by the Ministry of Foreign Affairs इंडिपेंडेंटली। देखिए अपने यहाँ क्या होता है आईएफएस का जो होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज का भी एग्जाम क्या अपना यूपीएससी कराता है, बट इनके यहाँ क्या है कि जो एनपीए है सेंट्रल पर्सनल एजेंसी इनका एनपीए है, तो एनपीए नहीं कराता सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, तो एनपीए कराता है, बट जो हमारे फॉरेन सर्विसेज का रिक्रूटमेंट है वो एनपीए नहीं कराता। वो कौन सा कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कराता है वहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड सेकंड देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट टू मेडिकल सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विसेज इज नॉट डन थ्रू एन एग्जामिनेशन बट थ्रू एन इवेल्युएशन। अब देखिए जो मेडिकल सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज हैं उनका कोई एग्जाम नहीं होता, उनका क्या होता है इवेल्युएशन बेस पे कंडक्ट किया जाता है, मतलब उनका रिक्रूटमेंट वगैरह। थर्ड पॉइंट देखिए द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज स्टार्टेड इन जापान बाय द ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज इन 1948 में। एंड फोर्थ पॉइंट देखिए द रिक्रूटमेंट टू हायर सिविल सर्विसेज इज डोमिनेटेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द टोक्यो यूनिवर्सिटी पार्टिकुलरली फ्रॉम इट्स फैकल्टी ऑफ लॉ। अब देखिए जो हायर पोजीशन होंगे हायर सिविल सर्विसेज होंगे वो किससे होंगे, जो टोक्यो का यूनिवर्सिटी होगा पार्टिकुलरली फैकल्टी ऑफ लॉ से होंगे। 5 पॉइंट देखिए ऑल द न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स ज्वाइन देयर सर्विसेज ऑन द सेम डे दैट इज 1 अप्रैल विच इज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन जापान। अब देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ कब से है उनका 1 अप्रैल से है, और उसी दिन से क्या करेंगे वो अपना कैरियर का पहला दिन ज्वाइन करेंगे ना। उसी ट्रेनिंग के बारे में देखिए अब ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट इन जापान इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनपीए। देखिए अब ट्रेनिंग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीए के पास है। फॉर दिस पर्पज द एनपीए हैज सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईपीए इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द सैटामा प्रीफेक्चर नियर टोक्यो के पास है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सैटामा प्रीफेक्चर।
प्रीफेक्चर बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होता है वो उसको बोलते हैं, जो कि नियर टोक्यो के पास है। और वही हमारा आईपीए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि एनपीए का ही पार्ट है, टोक्यो में, नियर टोक्यो है, वो हमारा ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी द आईपीए कंडक्ट्स ए नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मिडिल एंड सीनियर लेवल सिविल सर्वेंट्स। अब देखिए हमारा जो आईपीए क्या करेगा, ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा सीनियर एंड मिडिल लेवल के लिए। द आईपीए इज हेडेड बाय अ कैरियर सिविल सर्वेंट्स एंड work directly under the NPA. Since 1967, the IPA has been organizing a joint introductory training program for the newly recruited hired civil servants, including careermen, the successfuls of the principal senior A class entrance examination. The duration of this program is 4 days and its objective are, देखिए एनपीए सिंस मतलब कि 1967 से 1967 से जो एनपीए क्या करता है, ज्वाइंट इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या करता है, कंडक्ट कराता है फॉर हायर सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि कैरियर मैन है, प्रिंसिपल सीनियर ए क्लास के लिए है। बेसिकली वो क्या है, 4 डे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट स्पिरिट डी कॉप्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग देम। देखिए उनमें टीम स्पिरिट बिल्ड करना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या करना, बिल्ड करने के लिए। टू क्रिएट इन देम अ फीलिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट, और उनमें क्या हो कि एक पब्लिक सर्वेंट की फीलिंग आए उसके लिए। टू मेक देम कम्युनिटी कॉन्शियस, और कम्युनिटी के लिए क्या हो, कॉन्शियस हो, मतलब क्या हो, फोकस उनका क्या हो, कम्युनिटी पे हो। इस सब चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए उनका एक 4 डे ट्रेनिंग क्या करता है, ज्वाइंट इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग को कंडक्ट करता है। कौन सा, आईपीए। कब से, सिंस 1967 से। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करके बताया कि जैसे अपने यहाँ लवासना है, लवासना क्या करता है, सारा प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कराता है। बट अपने यहाँ क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है। अपने लवासना का क्या ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल, अभी जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो हर एक सर्विसेज का अलग ड्यूरेशन है। तो बट अगर आप देख रहे हैं जापान में क्या है, जापान में ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम कम दिन का क्या किया कराया जा रहा है, ट्रेनिंग कराया जा रहा है। सी दिस प्रोग्राम ऑफ जापान कैन बी कंपेयर टू द इंडियन कंबाइंड फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज बाय नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मैसूरी, जो कि लवासना भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस। द इंडियन प्रोग्राम इज मोर कम्प्रिहेंसिव इन कवरेज एंड लॉन्गर इन ड्यूरेशन, 4 months, देन द जैपनीज वन। जैपनीज में क्या है, 4 डे। After the completion of this 4-day joint introductory training program, the probationers begin their career in the allocated ministry. देखिए अब क्या है, अपने आप 4 month का फाउंडेशन ट्रेनिंग कराता है लवासना। सारे जो सिविल सर्वेंट है सबको, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सबके लिए 4 month का क्या है, फाउंडेशन कोर्स कराता है। उसके बाद वो अपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं। और सेम वे क्या करता है, जो उनका आईपीए है वो 4 दिन का कराता है। 4 दिन का कोर्स कराने के बाद क्या होगा, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के पास जाएंगे एज ए प्रोबेशनर। बट अपने यहाँ क्या है, 4 महीने का होगा। 4 महीने के फाउंडेशन के बाद क्या होगा, इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। दीज आर द डिफरेंट। देयर दे अंडरगो इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ओजीटी। देखिए क्या होगा, जापान में क्या होंगे, डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज में चले जाएंगे और वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे। दैट इज लर्निंग द वर्क बाई एक्चुअल डूइंग द वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। अब मिनिस्ट्रीज में क्या होंगे, ऑलरेडी सीनियर ऑफिसर होंगे, उनके अंडर में जो प्रोफेशनल होंगे, न्यू इंटरेंट होंगे, जो 4 दिन का ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को करके गए होंगे मिनिस्ट्रीज में, वो क्या होंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि ट्रेनिंग जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग लेंगे अंडर द सीनियर ऑफिसर के अंडर में। मोर ओवर दे रिमेन इन द सेम मिनिस्ट्रीज थ्रू आउट दियर कैरियर। अब क्या होगा, देखिए अब उसी मिनिस्ट्रीज में उनके पूरे कैरियर के, अपने सर्विस कैरियर में रहना है, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा आ जाएगा। अब कोई काम देखिए, कोई पूरी अपनी लाइफ करेगा तो उसके अंदर तो स्पेशलाइजेशन आएगा ही, और उसके अंदर जो उस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छा से समझेगा। This make them specialist in the work of their ministries. The training imparted to the professionals of the foreign services of Japan is more detailed and longer in duration, about 3 or 4 years. देखिए अपने यहाँ भी बेसिकली भी मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कितना है, तो अप्रॉक्स थोड़ा सा कम है। अपने यहाँ 3 point ऐसा कुछ अभी आइडिया नहीं आ रहा, भाई मैं बता दूंगा, बट इतना ही है। बट इससे अपने यहाँ से भी ज़्यादा इनके यहाँ है आईएफएस की ट्रेनिंग, 4 year, 3 से 4 साल के बीच है। These various components of their training program along with the respective duration are mentioned below. देखिए अब बेसिकली आईएफएस के लिए बताया है कि क्या क्या है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एट फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 4 month का होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग एट द हेडक्वार्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स 1 year का होगा। एंड पोस्टिंग इन डिप्लोमेटिक मिशन एज एन अटैच फॉर फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन 2 से 3 साल का होगा। दीज आर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द आईएफएस। नाउ सी प्रमोशन। अब प्रमोशन के बारे में देखते हैं।
द नेशनल पब्लिक सर्विस लॉ मेक द फॉलोइंग टू प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन इन द सिविल सर्विसेज ऑफ जापान। देखिए बेसिकली दो प्रोविजन दिए गए हैं प्रमोशन के लिए जापान में जो सिविल सर्वेंट होंगे उनके लिए। फर्स्ट वन देखिए, प्रमोशन ऑफ पर्सनल शैल बी बाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमॉन्ग द कंवेंट्स among the incumbents of government positions of lower level than that of the government position under consideration of the for promotion। देखिए पहले क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे है। एंड सेकंड देखिए, इन केस वेयर द एनपीए डीम्स इट impracticable to hold an examination among the incumbents concerned, promotion may be made by means of an evaluation based on the past services record of the such incumbents। अब अगर देखिए पहला तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। अगर देखा जाएगा अगर इम्प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है ऐसा चीज़ें, तो क्या होगा, एक इवेल्युएशन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो ये दो प्रोविजन है। देखिए अगर सीधा देखिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन बेस्ड दोनों बेस पे है। अगर इन शॉर्ट देखिए तो द लॉ प्रोवाइड्स फॉर टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन, टेस्टेड मेरिट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवेल्युएशन। तो आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए, टेस्टेड मेरिट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हाउएवर इन प्रैक्टिस द प्रमोशन आर बेस्ड ऑन सीनियरिटी ऑफ सर्विस। अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्या है, प्रमोशन और बेस्ड ऑन सीनियरिटी बेसिस पे है। इन अदर वर्ड, सीनियरिटी प्रिंसिपल इज स्ट्रांगली स्टेबलाइज इन द जापानीज सिविल सर्विसेज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रमोशन इज द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द सिविल सर्वेंट, दैट इज यूनिवर्सिटी अटेंडेड एंड द फील्ड ऑफ एकेडमिक स्पेशलाइजेशन। पहला तो हो गया सीनियरिटी बेसिस पे, और दूसरा क्या चीज कंसिडर किया जाता है कि उसका एकेडमिक फील्ड क्या है, किस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है, किस फील्ड में पढ़ा है, ये सब भी मैटर करता है वहां पे। The civil servant can rise to the position of senior chief after nearly 15 year of service। देखिए अब जो सिविल सर्वेंट होगा वो सेक्शन चीफ होगा, सेक्शन चीफ तक क्या हो सकता है, राइज हो सकता है आफ्टर 15 ईयर ऑफ सर्विस। डायरेक्टर आफ्टर 12 ईयर, डायरेक्टर आफ्टर 12 ईयर, डायरेक्टर जनरल आफ्टर 25 से 28, 25 to 28 ईयर्स, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस मिनिस्टर आफ्टर 28 to 30 ईयर्स। द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस मिनिस्टर इज द हाईएस्ट पोस्ट सिविल सर्वेंट कैन एस्पायर टू राइज टू। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस मिनिस्टर है, जो अपने यहाँ जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जहाँ तक कोई सिविल सर्वेंट जा सकता है। अपने यहाँ क्या है, सेक्रेटरी है हाईएस्ट पोस्ट, वैसे वहाँ के होते हैं, वहाँ बोलते हैं जापान में एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस मिनिस्टर। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए सो प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ डिविजनल चीफ डायरेक्टर एंड एबव रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एनपीए। अब देखिए जो प्रमोशन होगा डिविजनल चीफ या इससे एबव के लिए क्या होगा, एनपीए का प्रायर अप्रूवल चाहिए। नाउ सी पे एंड सर्विस कंडीशन। अब देखिए उनका पे और सर्विस कंडीशन क्या क्या है जो जापानीज सिविल सर्वेंट होंगे उनका। The following points can be noted in this regard. So first, the National Public Service Law provided that the personnel shall be compensated on the basis of the duties and responsibilities of their position. Accordingly, Japan has adopted the principle of fair comparison with outside organization for salary fixation of its civil servants. The NPA annually survey thousands of companies to ascertain the salary level in the private sector. Based on the finding, the NPA develops a pay plan and submits it to the Diet and Cabinet. देखिए अगर इन सिंपल बताए को जो सिविल सर्वेंट का सैलरीज वगैरह होगा वो बेसिकली क्या होगा, एनपीए पहले तो क्या करेगा, एनपीए कंपेयर करेगा थाउजेंड ऑफ जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ पे वो क्या करेगा, विजिट करेगा और सेम लेवल का जो टास्क प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं जो एम्प्लॉय, उनसे कंपेयर करेगा कि उनकी सैलरी कितना है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, सैलरी का एक स्ट्रक्चर बनाएगा एनपीए, और उस स्ट्रक्चर जो बनाया गया है पे का उसको क्या करेगा, डाइट को देगा, पार्लियामेंट को देगा, उसके द्वारा उनकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर क्या हुआ डिफाइन किया जाएगा। So second देखिए, apart from the regular salary, the civil servants are also given a various allowances like housing allowance, special area work allowance, work time allowance, cold district allowance, family allowance, special work allowance and so on। देखिए अब क्या जो कि जो एक फिक्स सैलरी है उसके अलावा हमारे कुछ अलाउंस है वो भी दिए जाएंगे। लाइक द यूएसए, जापान आल्सो ग्रांट्स इट्स सिविल सर्वेंट द राइट टू एसोसिएशन। देखिए हमने पढ़ा था यूएस में जो सिविल सर्वेंट है उनके पास क्या है, राइट टू एसोसिएशन है। उसी तरह सेम वे हमारे जापान के जो सिविल सर्वेंट है उनको भी ग्रांट किया गया है राइट टू एसोसिएशन। हाउएवर द पुलिस पर्सनल्स एंड पर्सनल वर्किंग इन द मैरीटाइम सेफ्टी एजेंसी आर इन पेनल इंस्टीट्यूशन आर डिनाइड दिस राइट। देखिए यहाँ पे बेसिकली दो क्लॉज दे दिया गया है, जो पुलिस पर्सनल है और मैरीटाइम सेफ्टी एजेंसी के जो पर्सनल है उनको जो राइट टू एसोसिएशन का
राइट नहीं ग्रांट किया गया है। लाइक द यूएसए, जापान आल्सो डज नॉट ग्रांट द राइट टू स्ट्राइक इट्स सिविल सर्वेंट। अब देखिए यूएसए में क्या है, राइट टू स्ट्राइक का जो प्रिविलेज है नहीं दिया गया है, सेम जापान में भी नहीं दिया गया है, डज नॉट ग्रांट राइट टू स्ट्राइक टू सिविल सर्वेंट। दज इन जापान इट इज illegal for the civil servant to participate in the strike. Like the USA, Japan also places restriction on the political activities of the civil servant except the right to vote. They do not enjoy and other political right. देखिए जापान में क्या है, जापान में सिविल सर्वेंट को राइट टू वोट है, बट पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, भाग नहीं ले सकते, वोट दे सकते हैं। लास्ट वन इज इन 1985 द रिटायरमेंट एज फॉर सिविल सर्वेंट वॉज फिक्स एट 60 ईयर। देखिए इन 1985 में जो सिविल सर्वेंट का रिटायरमेंट एज है उसको फिक्स किया गया 60 ईयर्स। बिफोर दैट देयर वाज नो कंपल्सरी रिटायरमेंट प्रोविजन, उसके पहले कोई कंपल्सरी रिटायरमेंट प्रोविजन नहीं है। इट वाज गवर्न्ड बाय द कन्वेंशंस ऑन रिटायरमेंट ए सिविल सर्वेंट इज रिवार्डेड बाय द गवर्नमेंट विद अ प्लेसमेंट इन प्राइवेट कॉरपोरेशन। देखिए अगर रिटायरमेंट अगर उनको करना है तो कोई भी प्राइवेट कंपनीज में उनको प्लेस किया जाएगा। द सिस्टम इज कॉल्ड, अब देखिए जो ये सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है, अमुकदारी सिस्टम, अमुकुदारी विच लिटरली मीन्स डिसेंट फ्रॉम हेवन। डिसेंट फ्रॉम हेवन मतलब कि सिविल सर्वेंट आ रहे हैं वो क्या है, डिसेंट फ्रॉम हेवन, वो प्राइवेट सेक्टर में पोजीशन होल्ड करेंगे, इसको बोला जाता है अमुकुदारी सिस्टम। देखिए आप लोग कैसे इसको बोल रहे हैं उसको देख लीजिएगा। The post-retirement placement is done by a committee within the ministry in which he worked throughout his governmental career. अब ये जो काम किया जाएगा पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, उनका जो जिस मिनिस्ट्री में वो काम किए जाते हैं उनका एक कमिटी बनाया जाएगा, वो कमिटी सब चीज़ को इंश्योर करेगा उनका, उसको बेसिकली क्या बोलता है, सेकेंड कैरियर। और ये अमाकुदारी सिस्टम आप लोग देख लीजिएगा क्या है, बेसिकली सेकेंड कैरियर है उनको, मतलब कि प्राइवेट में पोस्ट होल्ड कराया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट, इसको बोला जाता है। अब देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जापान के लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जापान कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए आप लोग को इतना है कि इस वीडियो लेक्चर को देखें, फिर थोड़ा सा बुक से भी पढ़ें और फिर MCQ ट्राई करें, क्योंकि आपके पास अभी ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो थोड़ा ट्राई करें जल्दी। सो थैंक यू।